जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम कुछ जीके जीएस टॉप 30 जीके जीएस जो है, जो आपके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम के लिए है, वो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों से हमने अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लगातार वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जीएस, मैथ और भी सब्जेक्ट होगा उसको लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए भी आपके लिए जीएस लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपका टॉप 30 जीके जीएस है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 20 प्रश्न करके दिखाओ। 30 में से 20 किनका किनका आता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। तो ये प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न वैसा है जो कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और कुछ आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए हमीदा बानो बेगम, बी रुकवैया बेगम, सी मेहरुनिसा और डी जहां आरा बेगम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो इनको हम हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। ये कौन थी? तो ये हुमायूं की कौन थी? पत्नी थी। ये हुमायूं की कौन थी? पत्नी थी। ठीक है, तो इन्हीं ने मकबरा बनवाया था। ठीक है, हुमायूं का। ये कहाँ बनवाया था? ये दिल्ली में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो ये मकबरा जो बनवाया था कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में बनवाया था मकबरा। ठीक है, ये यूनेस्को है क्या? ठीक है, ये यूनेस्को है क्या? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1945 में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1945 में हुई थी। 16 नवंबर को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो क्या भारत भी इसका सदस्य बन चुका है? तो हाँ, इसका भारत भी सदस्य बन चुका है 1946 में। कब बना था? तो 1946 में। भारत कब बना था इसका सदस्य? तो 1946 में बना था। ठीक है, भारत ये तीसरा सबसे बड़ा साइट वाला है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा साइट यूनेस्को में इसका भारत का है, सबसे बड़ा साइट वाला जिसको शामिल किया गया यूनेस्को में। तो ये क्या है? ये यूनेस्को। अब इसका बाद जानना जाए कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, इसका यदि पूछा जाए कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? देखिए, आप लोग के आज हम हिंदी में ही लाए हैं। कल से कोशिश करेंगे कि आपका एक साइड इंग्लिश रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगा, बाइलिंगुअल चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी में ही कर लेते हैं, जहां इंग्लिश का टर्म होगा हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनके चेयरमैन कौन थे यूनेस्को के? यूनेस्को के यदि चेयरमैन देखा जाए, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, ये कौन थे? ये कौन थे? तो चलिए, ये कौन थे? तो आंध्र ओजेल थे। कौन है? आंध्र ओजेल। ये इनके वर्तमान अभी कौन है? अध्यक्ष है यूनेस्को के। इसमें क्या होता है? इसमें सांस्कृतिक जो भी होता है रूप से इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि जो जो प्रमुख होता है, सांस्कृतिक धरोहर होता है, उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो भारत का भी तीसरा सबसे बड़ा भारत देश है जिसका साइट शामिल किया गया यूनेस्को में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यूनेस्को के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं रुकवैया बेगम कौन थी। रुकवैया बेगम कौन थी? तो ये अकबर की पत्नी थी। अकबर की पत्नी थी। ठीक है, मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा, तो मेहरुनिसा को हम लोग नूर जहां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नूर जहां के नाम से भी जानते हैं। नूर जहां को अब तो आपको पता नहीं होगा कि नूर जहां कौन थी। ठीक है, चलिए जहार बेगम कौन थी भाई? जहार बेगम कौन थी? तो ये कौन थी? इनके बारे में देखा जाए तो ये कौन थी? जहार बेगम। जहार बेगम के नाम से ऐसा लग रहा होगा कि जहार जहांगीर की बेगम होगी, तो ऐसा नहीं है। जहार बेगम जहांगीर की बेगम नहीं थी। ये कौन थी? ये शाहजहां की थी। शाहजहां की कौन थी? पुत्री थी, यानी कि बेटी थी। कौन थी? बेटी थी या पुत्री थी शाहजहां की। ठीक है, शाहजहां, शाहजहां मुमताज, शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज थी, और मुमताज की ही ये प्यारी बेटी थी। ठीक है, और शाहजहां की बहुत प्यारी बेटी थी। इनको माना जाता है कि जो शाहजहां आरा थी, इनका निगाह नहीं हुआ था। निगाह मतलब होता है कि विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुआ था। ठीक है, तो शादी नहीं हुआ था,
तो ये कुमारी रही थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्यों रही थी कुमारी? तो ऐसा बोला जाता है कि जो शाहजहां थे, ये इनकी पत्नी थी मुमताज, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कम समय मृत्यु, जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या की? शादी नहीं की, तो ये कुमारी रही। ठीक है, और ये क्वेश्चन और आता है शाहजहां से, क्या आता है कि शाहजहां ने ये क्या बनवाया था? आगरा में ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? आगरा में ताजमहल। ठीक है, तो कौन बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? ठीक है, वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। ये द्रवीकरण क्या है? द्रवीकरण को हम लोग पहले जानते हैं, इसको संघनन बोलते हैं। संघनन, ठीक है, संघनन में क्या होता है? वाष्प बनता है, वाष्प से फिर जल में बदल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन। उसी को हम लोग द्रवीकरण भी बोलते हैं। वाष्प को यदि हम लोग जल में बदल दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रवीकरण। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्थिति, कौन सी स्थिति अच्छी होनी चाहिए वायु की? इसमें क्या होनी चाहिए? आंसर क्या होगा इसका? दाब घटाना और तापमान बढ़ाना। तापमान बढ़ाना, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, दाब घटाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा कि वाष्प को यदि हम ठंडा करेंगे तभी तो होगा, पानी बनेगा। वाष्प यदि है वो तो गर्म है। ठीक है, उसका दाब को हम लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे, और क्या करेंगे? तापमान को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तापमान को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तभी तो होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी चीज को वाष्प ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे बारिश होता है। जस्ट एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? बारिश क्या होता है? यदि नीचे देखा जाए तो ये पानी जमा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। अब यहाँ से क्या होता है? ये इसके ओर पानी के ऊपर क्या करता है? भाप, वाष्प के माध्यम से क्या होता है? ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है, उसके बाद फिर ऊपर जाके ठंडा होकर बारिश कर देता है। क्या होता है? बारिश कर देता है। नीचे बारिश कर देता है, तो इस बारिश कर देता है, यही प्रक्रिया होता है इसमें। ठीक है, इसके लिए स्थिति पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए वायु के लिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दाब को बढ़ाना और तापमान को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। हीट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देश का पहला फ्रेट विलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मालभाड़ा गांव, बनेगा कहाँ? बनेगा। ठीक है, फ्रेट विलेज, जिसको हम लोग फ्रेट विलेज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? माल गांव। ठीक है, तो फ्रेट विलेज इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा? ए चेन्नई में, बी वाराणसी में, सी विशाखापट्टनम में, और डी गोवा में। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ये किस नदी के किनारे शहर है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे शहर है। क्या है? गंगा नदी के किनारे वाला शहर है। ठीक है, गंगा नदी के, और यहाँ की गंगा जी की आरती बहुत फेमस है वाराणसी की। क्या है? गंगा जी की आरती बहुत फेमस है। ठीक है, चेन्नई क्या है? तो चेन्नई आपको पता है कि तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। विशाखापट्टनम क्या है? विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि कहाँ में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गोवा क्या है? तो गोवा एक राज्य है भारत का, जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। कहाँ है? पणजी है। कहाँ है? पणजी है। ठीक है, ये किस लिए जाना जाता है? ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोग यहाँ क्या जाते हैं? घूमने जाते हैं। ठीक है, यहाँ जाते हैं? यहाँ घूमने जाते हैं। ये टूरिस्ट के लिए ज्यादा फेमस है गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह सर्वोत्तम गुण वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे किस्म का लोहा कौन है इसमें? ठीक है, ए है आयरन पायराइट, बी है मैग्नेटाइट, सी है लिमोनोटाइट, और डी है सिडरेटाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें आपका कितना अंश पाया जाता है लॉ का? इसमें आपका 70 से लेके 72% तक इसमें अंश आपका पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70 से 72% तक इसमें आपका अंश पाया जाता है लोहा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में यदि पूछ लिया जाए, इसी में क्या है? इसी में यदि पूछ लिया जाए कि इसी में यदि और पूछ लिया जाए कि ये जो है आयरन पेराइट है, लिमोनोटाइट है, सिडरेटाइट है, ये भी क्या? ये भी, ये सिडरेटाइट, लिमोनोटाइट, ये भी क्या? एक लॉ एस ही है। ठीक है, लॉ एस ही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन है? ए मेक इन इंडिया, बी स्मार्ट सिटी, सी अटल पेंशन योजना और डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, मेक इन इंडिया। क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया। इसके ये कब आया था? ये 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में आया था। कौन लाए थे? तो मोदी जी लाए थे। मोदी जी लाए थे। ठीक है, मोदी जी लाए थे। ये कौन है? तो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। ठीक है, ये मेक इन इंडिया में क्या हुआ था कि जो भी चीज, विनिर्माण मतलब होता है किसी चीज को लाकर बनाना। ठीक है, किसी चीज को लाकर, जैसे ये पेन है। ठीक है, तो ये पेन को पहले इसके लिए रॉ मटेरियल लाए, उसके बाद लाकर इसको हम लोग उत्पाद बनाए, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग किए, उसके बाद इसमें इसको हम लोग पेन बना दिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं विनिर्माण, यानी निर्माण करने के बाद फिर से निर्माण करना, यानी रॉ मटेरियल ला के फिर से बनाना उसको। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया के तहत होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो भी सामान आ रहा है उसमें लिखा होता है मेक इन इंडिया। पहले क्या आता था? मेक इन चाइना। ठीक है, लेकिन अभी ज्यादातर सामान में क्या आ रहा है? मेक इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इंडिया में ही अब बनाना प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें लाया गया था। स्मार्ट सिटी क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है कि वैसा सिटी जहां हर एक सुविधा उपलब्ध हो। क्या हो? हर एक सुविधा उपलब्ध हो, जैसे कि स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, पार्क हो, इन्वायरमेंट के लिए जो जो जरूरी चीज हो, वो एक सोसाइटी के लिए जो जरूरी चीज होता है वो सारी चीज वहाँ पे उपलब्ध हो। किसी चीज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना हो, हर एक सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो, वैसी सिटी को यहाँ स्मार्ट सिटी बोलते हैं। जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है, मोदी जी इनका गुजरात में बना रहे हैं स्मार्ट सिटी। ठीक है, अटल पेंशन योजना क्या था? इसके तहत क्या होता है कि जो 60 प्लस होते हैं उम्र में, क्या होता है? उम्र जिनका 60 प्लस होता है, ठीक है, उम्र जिनका 60 प्लस होता है उनको क्या दिया जाता है? उनको पेंशन दिया जाता है। ठीक है, कितना दिया जाता है? पहले 200 दिया जाता था, लेकिन अभी क्या मिल रहा है? 400 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? तो आपके पास ऑप्शन ए में पेट्रोलियम है, बी में प्राकृतिक गैस है, सी में कोयला है, डी में परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? परमाणु ऊर्जा है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अब इसको ईंधन को कैसे याद रखेंगे? ईंधन को ऐसे याद रखिएगा, ईंधन मतलब होता है जलाना, किसी चीज की जलावन। ठीक है, जलना। इसमें आप देखिए कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम जो है ये भी क्या होता है? जलता है। प्राकृतिक गैस ये भी क्या होता है? जलता है। और कोयला भी ये भी क्या है? जलता है। ठीक है, तो अब ये बता दीजिए आप हमको कि कोयला जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है भारत में? सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये झारखंड में इसका भंडार है। सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में है। ठीक है, और इसके बाद पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम जो है यानी कि तेल है, वो कहाँ सबसे पहले यदि पूछा जाए कि तेल जो है वो कहाँ मिला था? तेल सबसे पहले कहाँ मिला था? तो वहाँ का असम डिगबोई में मिला था। असम डिगबोई में मिला था। डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। 7 नंबर पूछा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपका ए ताशकंद, बी अबू धाबी, सी अंकारा, डी अश्गाबाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अश्गाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा, अश्गाबाद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अश्गाबाद। अच्छा ठीक है, इसमें आपसे पूछ ले जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? चलिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन है? तो उज्बेकिस्तान यानी अंकारा है। ठीक है, क्या है? अंकारा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ठीक है, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी, ये आपका क्या हो जाएगा? अंकारा। ठीक है, आबू धाबी किसका है? आबू धाबी ये संयुक्त राज्य अमीरात का है। कौन है? संयुक्त राज्य अमीरात, अमीरात का है। ठीक है, क्या है? अमीरात का है। अच्छा ये ताशकंद किसका है? ताशकंद यदि पूछ लिया जाए तो किसका है? ठीक है, ताशकंद यदि पूछ लिया जाए तो किसका है? चलिए तो ताशकंद आपका हो जाएगा, सॉरी ये अंकारा जो है, ये अंकारा ये उज्बेकिस्तान का नहीं है। ठीक है, ये किसका है?
अंकारा आपका तुर्की का है, ठीक है, किसका है, तुर्की का है। एक मिनट, ये किसका है, तुर्की का है, ठीक है, तुर्की का है, ठीक है। ये अस्कतवाद है, ये है उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। ताशकंद में और क्या हुआ था, यदि हम देखा जाए तो ताशकंद में और हुआ था, क्या हुआ था 1966 में, क्या हुआ था, ताशकंद की समझौता हुआ था। ताशकंद की क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इसके किस किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ये लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के युवाम थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में, लोकसभा में अनुसूचित, लोकसभा में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। कितना आरक्षित किए गए हैं, तो लोकसभा में आरक्षित कितने किए गए हैं, ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 85, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 84। यदि आपको यही पूछ लिया जाता कि जनजाति में कितना है, जनजाति में कितना है, इसका आपका 47 सीट है, कितना है, 47 सीट आरक्षित है, ठीक है, कितना है, 47 सीट आरक्षित है। उसके बाद यदि पूछ जाए कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 552, ठीक है। लोकसभा में कितनी हो सकती है, 552। और ये लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर, क्या बोलते हैं, स्पीकर, जो कि अभी कौन है फिलहाल के लिए, वो ओम बिरला है वर्तमान में। ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, तो लोकसभा को ही उच्च सदन भी बोला जाता है, उच्च सदन भी बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसी के लिए यदि आप पूछा जाए कि लोकसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटोनोमा निम्नलिखित में से, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। पोटोनेमा क्या है, पोटोनोमा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, ठीक है। ए लाइबेरिया, बी अंगोला, सी गोवेन और डी बेनिन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, चलिए चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, बेनिन, ठीक है। अंगोला किसकी है, अंगोला लुआंडा की है, क्या है, लुआंडा की है, लुआंडा की राजधानी है, ठीक है, क्या है, लुआंडा की राजधानी है, क्या है, लुआंडा की राजधानी है। चलिए लाइबेरिया किसकी है, लाइबेरिया किसकी है, तो मोनो रेविया की राजधानी है, क्या है, मोनो रेविया की राजधानी है, ठीक है, क्या है, मोनो रेविया की राजधानी है। चलिए गोवेन किसकी है, गोवेन लिब्रे की है, लिबर, एक मिनट, किसकी है, किसकी है, इसको हम देख लेते हैं कि ये जो गोवेन है ये किसकी है भाई, गोवेन, तो चलिए गोवेन किसकी है, किसकी है, तो ये लीवर विले की, लीवर विले की है, क्या है, लीवर विले की राजधानी, ठीक है। ये किसकी राजधानी है, तो लीवर विले की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, दसम निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनेजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉरी, ए कोयला, बी तेल, सी यूरेनियम और डी थोरियम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका
डी हो जाएगा थोरियम। ये कहाँ पाया जाता है? ये केरल के रेत में पाया जाता है, केरल के रेत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल के रेत में पाया जाता है। ठीक है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक बहुत ही महंगी धातु है जिसको हम लोग क्या करते हैं, परमाणु में यूज करते हैं, परमाणु बम बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये यूरेनियम, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। इसकी 1 किलोग्राम की कितना है? 1 केजी की, 1 केजी का कीमत कितना है? 3 करोड़ रुपया के आसपास है। 3 करोड़ के आसपास है। कितना है? 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है। कितना है? 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। ठीक है। तेल, तेल यदि भारत में बोला एक सबसे पहले तेल का सबसे पहला कुआं कहाँ था? ये आपके असम में है। कहाँ है? असम में। कहाँ? असम में कहाँ है? तो असम के डिगबोई में है। कहाँ? डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में है। यही सबसे पहले तेल का कुआं मिला था भारत में। ठीक है। और ये कोयला की बात किया जाए तो कोयला आपको पता ही है कि कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में पुस्तक बी आर डिस्प्लेट के लेखक कौन है? पुस्तक डिस्प्लेट के लेखक कौन है? लेखक कौन है पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सुधा मेनन, बी अमित लोढ़ा, सी मलाला यूसुफजई और डी यशवंत सिन्हा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ठीक है। मलाला यूसुफजई। ठीक है। इनको क्या हुआ था? इनको ही नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 2014 में। 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, शांति नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है। शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। सत्यार्थी भी इनको प्राप्त है। सत्यार्थी भी इनको क्या है? प्राप्त है। चलिए, और इन्होंने क्या, ये पाकिस्तान की थी जो उन्होंने पढ़ना चाह रही थी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ था, वहाँ पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था महिला को। ठीक है। तो इन्होंने फिर भी पढ़ने का प्रयास किया था, और यदि इन्हें कोशिश किया पढ़ने का तो पाकिस्तान वाले क्या हुए, इन्हें गोली मार देते। तो किसी तरीका से बच गए और वहाँ से फिर निकल गया और ये अपना पढ़ाई पूरा किए, और 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर पूछ रहा है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ए टोक्यो, बी ओसाका, सी नागासाकी, डी योकोहामा। ठीक है। क्या है? योकोहामा। योकोहामा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, योकोहामा। योकोहामा में ही इसको हम क्या बोलते हैं? रेशम की बंदरगाह बोलते हैं जापान का। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। ये किस, टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है, राजधानी है। ठीक है। चलिए, नागासाकी क्या है? तो नागासाकी एक इसलिए जाना जाता है कि जब 1945 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था समाप्त, तो जो अमेरिका था वो परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है। कहाँ गिरा दिया था? तो नागासाकी पे। कब गिराया था? 6 अगस्त को, 6 अगस्त को 1945 को, 6 अगस्त 1945 को गिरा दिया था। उसके बाद एक हिरोशिमा भी, वहाँ पे जापान में एक हिरोशिमा जगह है, वहाँ भी कहाँ कब गिराया था? तो वहाँ गिराया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को भी वहाँ कहाँ गिराया था? जापान के हिरोशिमा सीमा पे गिराया था। ठीक है। उसके बाद जापान, यदि ये देखा जाए तो जापान अपने मछली पालन भी करता है। ठीक है। मछली पालन से भी अपनी उसकी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो क्या है? समुद्र के है, समुद्र के पास में है। ठीक है। तो वहाँ मछली पालन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? ठीक है। ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी तूतुकुड़ी और डी पारादीप। इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है? पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। पूर्वी तट, और उसके बाद क्या बोल रहा है? सबसे गहरा और स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह। ठीक है। तो ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है। ये सबसे सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे क्या है? डॉल्फिन नोच पहाड़ी है जो कि समुद्र में निकलने के कारण इसे तूफानों से बचाता है। डॉल्फिन नोच क्या है? डॉल्फिन नोच नामक क्या है? पहाड़ी है।
पहाड़ी है, जिसके कारण क्या होता है, तूफानों से भी इसको सुरक्षा प्रदान कर दिया जाता है। और ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई तो आप लोग पता ही है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और चेन्नई में भी एक बंदरगाह है। उसके बाद तूतुकुड़ी भी एक क्या है, बंदरगाह है। और ये पारादीप क्या है, तो पारादीप भी एक बंदरगाह ही है। ठीक है, ये कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की सब बड़ी खारे पानी का झील है कौन है। ए चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी संभार झील, और डी वेवनाथ झील। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए चिल्का झील। ये संभार झील क्या है, ये संभार झील राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का, राजस्थान का है। और राजस्थान का ये सबसे खरे पानी का झील है, सबसे बड़े खरे पानी का झील है। और ये भारत का कितना करता है, भारत का 60% नमक को पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद ये चिल्का झील कहाँ है, तो ये भी आपको पता है उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उड़ीसा में भी कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा के पुरी में है, पुरी में। ठीक है, पुरी के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में पूछा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। ईसा निंदा मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि ईसा निंदा मतलब क्या होता है। ये धर्म का जो भी मान ली कोई धर्म यदि मानता है तो उसको ये क्या कर देते, अपराध घोषित कर देते कि ये अपराध है। ठीक है, ये क्या है, अपराध। ईश्वर को क्या करते थे, निंदा करते थे। धर्म को जो भी मानने वाला तो किसी भी धार्मिक लोग होता वो मानता, तो उसको ईसा निंदा एक अपराध के लिए घोषित कर दिया गया था। ये कौन थे शासक, तो ये आपको पता है कौन थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। ठीक है, यदि शाहजहां के बारे में देखा जाए तो कौन थे, तो शाहजहां आपको पता है कि आगरा में क्या बनवाए थे, आगरा में क्या बनाए थे, ताजमहल बनवाया था। ताजमहल बनवाया था, इसीलिए इन्होंने फेमस है शाहजहां। और इसके बाद बाबर के देखा जाए तो इन्होंने मुगल के लिए सबसे प्रथम मुगल का प्रारंभ किए। मुगल की शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी बाबर ही किया था, वही ने इसे स्थापना किया था। ये कब किए थे, ये पहला यदि लड़ाई देखा जाए तो कब लड़े थे, 1526 में। कब लड़े थे, 1526 में। ये उन्होंने मुगल की शुरुआत की थी। मुगल का सबसे प्रथम शासक कौन था, तो बाबर था। कौन था, तो बाबर था। ठीक है, और इन्होंने ही 1526 में युद्ध किया था। किसके खिलाफ किया था, तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। और इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद अपना मुगल सल्तनत धीरे धीरे अपना फैलाते गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में, जैन धर्म, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। जैन धर्म में क्या होता था कि जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता था। जैसे कि हम लोग उसको क्या बोलते, वहाँ के जो भी होते थे गुरु होते थे उनको हम लोग तीर्थकर बोलते थे। ठीक है, क्या उनको तीर्थकर बोला जाता था जैन धर्म में। तो इनमें टोटल कितनी है, कुल तीर्थकर कितनी है जैन धर्म में, तो कुल तीर्थकर 24 है। कितना है, 24। कुल तीर्थकर कितने हैं, 24 है। क्वेश्चन कहीं पूछता है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे, या फिर पूछेगा कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, या फिर पूछेगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे। ठीक है, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। तुम्हारे कौन पूछे, 23वें पूछे। ठीक है, तो 23वां, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि पार्श्वनाथ थे, जो कि 23वें थे। ठीक है, ये कौन सा नंबर पे थे, तो ये 23वें नंबर पे थे। कितना नंबर पे थे, 23वें नंबर पे थे। यदि पूछे थे कि ऋषभ देव, ऋषभ देव कितने नंबर पे थे, ऋषभ देव कितने नंबर पे थे, तो ऋषभ देव आपका पहला नंबर पे थे। प्रथम पूछा, यदि पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। ठीक है, उसके बाद यदि चंद्र प्रभु भी है, ये भी एक जैन तीर्थकर ही है। ये किस नंबर पे थे, ठीक है, चंद्र प्रभु, तो ये आपका 8 नंबर पे थे। कितना नंबर पे थे, 8 नंबर पे थे। ये नेमिनाथ कितना नंबर पे थे, नेमिनाथ आपका 21 नंबर पे थे। कितने नंबर पे थे, 21 नंबर पे थे। चलिए नेक्स्ट होता है। और यदि पूछा जाए कि अंतिम तीर्थकर कौन है, 24वां तीर्थकर, अंतिम 24वां नहीं पूछता, अंतिम तीर्थकर पूछता है। तो अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इन्हीं का क्या हुआ, इन्हीं का कहाँ है, तो पावापुरी में। इन्हीं का कहाँ है, पावापुरी में बनाया गया है, जैन मंदिर बनाया गया। कहाँ बनाया है, जैन मंदिर बनाया गया पावापुरी में। ठीक है, कहाँ, पावापुरी में।
पावापुर, ये कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार के कौन सा जिला में है? बिहार के कौन सा जिला में है? तो नालंदा जिला में है। कहाँ है? नालंदा जिला में है। कहाँ है? नालंदा जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सक्रिय श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम है, क्या है? इसका आंसर देखिए क्या होगा। ए मैग्नीशियम कैल्शियम फेरस निकेल, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है? कॉपर मैग्नीशियम निकेल फेरस। सी में क्या है? सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और फेरस। और डी में क्या है? कॉपर मैग्नीशियम फेरस निकेल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम में होता है कि बड़ा से छोटा, क्या होता है? बड़ा से छोटा। और बढ़ता हुआ क्रम में छोटा से बड़ा। तो यदि घटता हुआ क्रम में पूछा है तो हमें सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा उसको पहले रखना होगा, उसके बाद जो क्रियाशील होगा उसको रखना होगा, उस तरीके से। तो हम लोग इस सब में देखेंगे कि सबसे अधिक किसमें क्रियाशील करता है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो आप लोग को पता होगा, यदि 9th में भी पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम। सोडियम को ही क्रोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होता है और वो बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक है, सबसे अधिक। तो सोडियम आपको इसमें कहाँ दिख रहा है? तो उसको हम सबसे पहले क्या रखेंगे? यदि सबसे ज्यादा तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले स्थान पे सोडियम कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी में है। और किसी में है तो नहीं है। तो चलिए ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अनैच्छिक क्रियाएं जैसा रक्तदाब लार आना केंद्र में पाए जाते हैं, ये कौन से में पाए जाते हैं? ये हाइपोथैलेमस में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पार्श्व मस्तिष्क में, ठीक है। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला, पार्श्व मस्तिष्क मतलब पीछे वाला, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 21 में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्श्व मस्तिष्क में। इसी में होता है, इसमें जो पीछे वाले भाग होते हैं इसी में ये सब होता है, क्या? लाराना। और इसमें क्या होता है? इसमें खांसना, खांसना, छींकना, क्या होता है? छींकना, छींकना, ये उल्टी, उल्टी, ये सारी जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? पार्श्व मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? पार्श्व मस्तिष्क में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी, पहले तो हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है। तो ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो चलिए पहला देखते हैं। पहला जिसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या होता है? सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार की होती है। अब सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट लगातार होते रहता है, कंटिन्यू उसमें क्या होता है? विस्फोट होते रहता है, जिसको वोल्केनिक बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? वोल्केनिक। वो क्या होता है? हमेशा कंटिन्यू होते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय, एक्टिव वोल्केनिक, ठीक है। उसके बाद क्या है? सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जो कि कभी कभी होता है, वो कभी कभी यानी सोया हुआ रहता है, वो कभी कभी उसमें विस्फोट होता है, कभी कभी, लगातार नहीं होता है, कभी कभी होता है, जिसको हम लोग सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। यदि मृत ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जो कि अब समाप्त हो चुका, उसमें अब कभी भी ज्वालामुखी नहीं आने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मृत ज्वालामुखी। आपका ऑप्शन है माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोप और अस्ट्रमबोली। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माउंट पोप, सी। ये कहाँ है? तो म्यांमार में। कहाँ है? मैं म्यांमार में, ठीक है। कहाँ है? म्यांमार में है, जिसका पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। क्या था? पुराना नाम क्या था? बर्मा। और यहीं पे म्यांमार में ही क्या है? माउंट पोप है ज्वालामुखी, जो कि मृत ज्वालामुखी, इसमें कभी भी विस्फोट नहीं होता है। अस्ट्रमबोली कहाँ है? ये आपका इटली में। कहाँ है? इटली में, इटली में। माउंट एटना भी कहाँ है? ये भी आपका इटली में ही है। इसमें ये भी आपका कहाँ है? इटली में ही है। और माउंट फ्यूजियामा को पता ही है कहाँ है? जापान में।
जो कि क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। सब क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में ये माउंट फ्यूजियामा कहाँ है, सब सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें होते रहता है वोल्केनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन हो सकता है। ठीक है, गठन हो सकता है या कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री, बी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, और सी संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, और डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 243(1), 243(1) के तहत किसी भी राज्य को ये अपना राज्यपाल जो होता है वो वित्तीय गठन कर सकता है। क्या कर सकता है, गठन कर सकता है 243(1) के तहत। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, कोरोना रोग जो कोविड-19 वो पहला केस भारत के किस राज्य से मिला था, या किस राज्य में मिला था। ठीक है, किस राज्य में मिला था, ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल में। कब मिला था, तो जनवरी 2020 में मिला था। कब मिला था, जनवरी 2020 में। कब मिला था, जनवरी 2020 में मिला था कोविड-19। ये कहाँ से आया था, तो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ था कोरोना, जिसको कोविड-19 नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाल घाट स्थित है कहाँ है, बेंगलुरु एवं मंगलौर के बीच में, मदुरई एवं तिरुवनंतपुरम के बीच में, कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में, और पुणे एवं मुंबई के बीच में। ये कहाँ है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर एवं क्या है, कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में। ये कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, तो ये नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नामलाई, क्या है, अन्नामलाई के मध्य स्थित है, मध्य में है। ठीक है, मध्य में है या बीच में, मध्य में है या बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। जो ये क्या है, ज्वरनाशक दवा है, थक्का रोधी दवा है, एंटी कैंसर दवा है, कीटनाशक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, थक्का रोधी दवा है। ये क्या है, एक प्रकार की थक्का रोधी दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग को विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कितना मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। ए पूर्ण स्वराज की घोषणा, बी दांडी मार्च, सी गांधी विभिन्न समझौता, और डी क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा। क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा। ये कब हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ था, दिसंबर 1900 कितना हुआ था, 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा ये कौन किए थे, तो ये नेहरू किए थे। कौन नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च आप लोग को पता ही होगा, दांडी मार्च क्या है पता ही होगा, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था, कब तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, गांधी 1931, ये किनके, गांधी के और इब्राहिम के बीच में समझौता हुआ था। क्रिप्स मिशन ये सफलता
ये सब घटना जो थी इससे ये सब क्या हुए थे, ये पूछ रहा है कि किस घटना से पहले हुआ था। मान ली कि ये घटना हुआ, ये घटना हुआ, ये घटना हुआ, तो पूछ रहा है ये घटना किससे पहले, इससे नहीं हुआ, इससे पहले हुआ है ना, तो वही पूछ रहा था। तो हम लोग ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में क्या हुआ था, जाके गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से निकले थे और डांडी नमक बनाने का, जो कि आपको देखेंगे कि डांडी नामक एक नमक भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में बोल रहा है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपति से मुक्त हुआ था। मुक्त हुआ था नहीं, इसको फ्रीडम मिल गई थी, आज़ादी हो गई थी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर ए हो जाएगा 1948 में। ठीक है, कब हुआ था, 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2023 जीता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी चेन्नई सुपर किंग्स। किसके अगेंस्ट जीता था, इस उप विजेता कौन थे, उप विजेता थे कौन, विजेता कौन थे, ये गुजरात टाइटन। कौन थे, गुजरात टाइटन। कौन थे, गुजरात टाइटन थे। ठीक है, चलिए और ये यहाँ के ये कैप्टन कौन थे गुजरात टाइटन के, ये गुजरात टाइटन के हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, और चेन्नई सुपर किंग के कौन कैप्टन थे, एम.एस. धोनी थे, जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में बोल रहा है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इनके लेखक, सॉरी इनके लेखक ने इनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। किनके जीवन की, जो ये पुस्तक है ये किनके जीवन पे लिखा गया, किनके जीवन पे लिखा गया, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, अजहरुद्दीन, सौरभ गांगुली। इसका आंसर डी हो जाएगा, सौरभ गांगुली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सौरभ गांगुली के। कौन लिखे थे, इनका कौन लिखे थे, इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, कौन लिखे थे, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे हम आपको बता दें कि सप्त कौन लिखे थे, तो सप्तर्षि सरकार कौन लिखे थे, सप्तर्षि सरकार। ठीक है, यही लिखे थे सौरभ गांगुली के बारे में, ये बुक का राइटर कौन है, ये सर्षि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पे अवस्थित है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सतलज नदी पे। किस पे है, सतलज नदी। ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूरा जल का सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपतनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.63 है। प्रकाश का 1.53 की गति की न्यूनतम होगी, क्या होगी, किसमें होगी, किसमें होगी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए कार्बन डाइसल्फाइड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच में, जल में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए कार्बन डाइसल्फाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है, पीला डाइट्रेट, नारंगी डाइट्रेट, लाल डाइट्रेट, नीला डाइट्रेट, नीला हरा डाइट्रेट। ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क है। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग के पास पहुँचे और आप और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।